हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित या जीके जीएस का अगला मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा जो 23 दूसरा चरण जो है 23 अगस्त से होना है, इसको लेकर के शेड्यूल जारी कर दिया गया है, एडमिट कार्ड, और इसके लेकर के बहुत जल्द अपडेट्स आ जाएगा। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, पिछला 1 से 42 तक का प्रश्न किए हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, ये जो अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वाधीनता दिवस की शपथ ली गई थी, कौन सा अधिवेशन है? बेलगांव अधिवेशन 1924 का है, या कलकत्ता अधिवेशन 1928 है, या लाहौर अधिवेशन 1929 है, या फिर मद्रास का अधिवेशन 1927 का है? तो जो सबसे सही उत्तर होगा, हम सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में जो शपथ लिया था, वह लिया था कब? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी के बाद जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा करके पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है यह 26 ये जो है लाहौर अधिवेशन 1929 है। आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अभी हम लोग बात किए हैं कि उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? जी, इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का जो गठन किया है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है, या फिर भगत सिंह, सूर्यसेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि सूर्यसेन ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि झंडा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? झंडा सत्याग्रह के तहत जो है झंडा लेकर के जो चलने का ये था, तो ये झंडा सत्याग्रह जो शुरू हुआ है यह कब हुआ है? इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? 6 फरवरी 1922, 1923, या 13 अप्रैल 1923, या 13 जून 1930 को? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 13 अप्रैल 1930 को झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ है। सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो अभी हम लोग पीछे किए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में कांग्रेस का, तो उसमें पूर्ण स्वाधीनता दिवस ये मनाने का फैसला लिया जाता है। उसके बाद अगले दिन जो है अगले वर्ष जब यानी 1929 के बाद 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। और यही कारण है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, फिर भी इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या किया कि यह दिन कौन सा रखा? यह दिन रखा था 26 जनवरी 1950 का लागू करने के लिए, जिसको हम लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भगत सिंह के विरुद्ध सरकार की ओर से किसने गवाही दी थी? तो अंग्रेजी सरकार की ओर से जो है भगत सिंह के विरुद्ध जो गवाही देने का कार्य किया है वो कौन किया है? वो फणींद्र नाथ घोष हैं, बैकुंठ शुक्ल है, या चंद्रिका सिंह है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि भगत सिंह के विरुद्ध जो है सरकार की ओर से जिन्होंने गवाही दिया है, जिसके वजह से भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई है, वो फणींद्र नाथ घोष हैं। और इसी के कारण जो है फणींद्र नाथ घोष की जो हत्या है वो बैकुंठ शुक्ल कर देते हैं, बाद में इनको भी फांसी दी जाती है इस कारण से, जो कि बिहार से ही रहने वाले थे। बैकुंठ शुक्ल जो है वो बिहार के ही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? यानी बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? FG सलाई, एडवर्ड अल्बर्ट गेट हैं, या विलियम टेलर है, या
गार्डन रीच वन है। इसमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो उस वक्त जो ये थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा। सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी है। अगला है कि चंपारण आंदोलन के समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का जो कार्यभार है वो किसे दिए थे? रामनवमी प्रसाद को, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्यामानंदन सहाय या जनकधारी प्रसाद को दिए थे। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसके समाप्ति के बाद जो मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार था वो महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से जनकधारी प्रसाद को दे करके और ये किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान कौन बचाई थी? बत्तख मियाँ, हसरत मोहानी, राजकुमार शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी चंपारण आए थे तो गांधी जी को जहर दे करके मारने का प्लान किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उसमें जो है बत्तख मियाँ जा करके बता देते हैं गांधी जी को कि आपके खाने के लिए में जो है वो जहर मिलाने का प्लान है, और गांधी जी की जान बचाने की कोशिश की गई और गांधी जी की जान बच गई, लेकिन बाद में बत्तख मियाँ को फांसी के फंदों पर लटकना पड़ा। तो इसलिए जो है गांधी जी की जान बचाने का जो मेन ये है वो बत्तख मियाँ को क्रेडिट जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऐसे कितने लोग जो है देश की आज़ादी में कुर्बान हुए हैं जिसकी गणना करना जो है ये मुमकिन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है उसमें कुर्बान हुए हैं। तो इस तरह के जो इतिहास में नाम हैं उन्हें तो हम ज़रूर याद रखते हैं। बाकी जो गुमनाम सिपाही थे उन्हें भी हम अपनी ओर से एक तरह से ये पेश करते हैं कि उन्हीं के शहादत के बदौलत आज हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं। तो यह जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई है वो बत्तख मियाँ ने बचाई थी, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को लॉर्ड इरविन द्वारा ठुकराए जाने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन चला था? यानी जब गांधी जी 11 सूत्री मांग रखे थे और उसको लॉर्ड इरविन ने ठुकरा दिया तो उसके बाद उसको कौन सा ये आंदोलन चला? तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग थी उसको ठुकराने के पास जो ये था आंदोलन चला है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। और उसी के बाद जो है फिर आगे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत गांधी जी किए थे वो दांडी मार्च के द्वारा किए थे। याद रखेंगे 2 प्रमुख तिथि जो है वो महत्वपूर्ण है। गांधी जी जो यात्रा शुरू किए हैं, यात्रा शुरू वो कब किए हैं? तो यात्रा की शुरुआत किए हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से किए हैं? तो साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी के साथ पैदल चले हैं लगातार 25 दिन। 26वें दिन जाकर के 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके कानून तोड़ा है। तो यात्रा प्रारंभ पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुआ है। नमक कानून बनाया कब गया है? तो वह 6 अप्रैल 1930 को। इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। यात्रा शुरू 12 मार्च 1930, नमक कानून बना कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। 26 जनवरी 1930 भी याद रखेंगे क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया है। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया है? सरोजिनी नायडू हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं या राजकुमारी अमृता कौर हैं, या इसमें से इन तीनों नाम में से कौन प्रमुख नाम है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तो ये सभी नाम हैं सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृता कौर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो है उसमें सम्मिलित थे। अगला है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी है? दांडी मार्च की घटना, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो घटना घटी है इन सब में से वह घटना कौन सी घटी है जी? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि 1942 में हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, 1931 में हुआ है गांधी समझौता, इरविन समझौता, 1930 में हुआ है दांडी मार्च, और उससे पहले 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किस आंदोलन के दौरान कहा गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, या गांधी जी की दांडी सत्याग्रह के दौरान, या व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो यह जो कथन है कि शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह गांधी जी यह कथन कहे थे कब? यह कहे थे गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्योंकि जो गांधी जी को अगर हम लोग ये सवाल एक बनता है कि गांधी जी को जो नमक सत्याग्रह का आइडिया है यह कहाँ से आया है? तो यह ये गांधी जी जो है अफ्रीका में जब ये थे तो उसी दौरान इनको ये सत्याग्रह का आया था कि ज़रूरी नहीं कि हर बात हम कानून की माने ही, और वहाँ से गांधी जी जो है इसको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिए थे? अब्बास तैयब जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, या अबुल कलाम आज़ाद जी? 58वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। तो जब गांधी जी को नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसमें जो है ये उनका स्थान जो लिए हैं वो अब्बास तैयब जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि लाल कुर्ती दल गठित किया गया था स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, या पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, या अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, या फिर स्वतंत्र के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए? तो जो सबसे करेक्ट आंसर है, लाल कुर्ती जो संगठन है इसका जो बनाने हैं इन्हें जो बनाए हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका गठन किए थे, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। हर एक प्रश्न के विश्लेषण को हम इस प्रकार बता रहे हैं कि एक प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, याद रखिएगा। तो सीमांत गांधी जो है कहलाते हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, और वो खुदाई खिदमतगार का ये किए थे, और से जो लोग थे वो लाल कुर्ती दल के लोग कहलाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जब आप पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद तो वहाँ एक लाल कुर्ती का जो संगठन है वो अलग है। भारत के राष्ट्रवाद में ये लाल कुर्ती का संगठन जो है ये सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? जी, तो इसका वही जवाब है कि खुदाई खिदमतगार जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक सत्याग्रह से शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? नमक सत्याग्रह से शुरू होता है। तो इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कि जब गांधी जी उन्हें अपना जो 11 सूत्री मांग रखे थे उसे ठुकराए जाने के बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो यहाँ के वायसराय थे वो थे कौन? लॉर्ड इरविन थे। उसके बाद आगे चल के उनसे एक गांधी इरविन समझौता होता है जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि जियाल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जियाल रंग आंदोलन जो है यह एक जनजातीय आंदोलन था। उस वक्त का जो जनजातीय आंदोलन था उसको जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह जो शुरू हुआ है यह कहाँ हुआ है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो यह मणिपुर और नागालैंड में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर ये प्रश्न आते हैं। अभी फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है कि बेगूसराय में जो चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध जो ये आंदोलन का हिस्सा था ये कौन से आंदोलन का हिस्सा था? तो यह जो आंदोलन का हिस्सा था असहयोग, सविनय अवज्ञा, खिलाफत या भारत छोड़ो। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय में लोग जो है इसका विरोध किए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 5 मार्च 1931 को किनके बीच समझौता हुआ है? हैले गांधी के बीच समझौता हुआ है, या फिर गांधी साइमन के बीच समझौता हुआ है, या गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ है, या गांधी इमर्सन के बीच समझौता हुआ है? तो 5 मार्च 1931 का जो समझौता है वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी जी इरविन समझौते के बाद किया जाना प्रस्तावित था। यानी 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके पश्चात कौन से आंदोलन को रोकना था, गांधी जी इस पर सहमति जताए थे। तो वह आंदोलन था, चूँकि गांधी जी जो आंदोलन उस वक्त चल रहा था गांधी इरविन समझौता के दौरान, उस वक्त आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसी आंदोलन को स्थगित करना था तथा उसके बाद जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा भी लेने के लिए राजी किया गया था। और हिस्सा लेने गांधी जी अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जाते भी हैं, तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत वायसराय इरविन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बातें मानी गई थी। पहला है कि राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं, उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि लड़ाई को हिंसात्मक ढंग से नहीं जीता जा सकता है, हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए अहिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो लोग भी हिंसक के आरोप में बंदी थे तो उनको छोड़ के बाकी को रिहाई की मांग की गई थी। दूसरा था कि समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार लोगों को प्राप्त हो और भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्तु की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर रह करके धरना दे सकते हैं। तो ये सारे तरह की जो है ये मांगे उस वक्त रखी गई थी। तो यानी ये तीनों पर सहमति बनी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों बातों पर सहमति उस वक्त बनी थी। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह 1930 में आयोजित हुआ था, हालांकि यह सही कथन है। अगला है कि साइमन कमीशन के आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही कथन है। अगला है कि यह आयोजन लंदन में हुआ था, जो कि सही है। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है प्रथम और तीसरा दिन ये दोनों कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं जाता है। केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, जो कि हालांकि वो भी असफल हो गया था, कांग्रेस के प्रतिनिधि जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, करेक्ट है। इसमें साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा करना था, सही है। इसमें आयोजन लंदन में हुआ, ये भी सही है, लेकिन इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिया। प्रथम और तीसरा दोनों में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेती है। कांग्रेस केवल हिस्सा किस में लेती है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, और वो 1931 में होता है। और उसमें कांग्रेस की ओर से अकेले प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं कौन, महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो इसमें हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे कि केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप फ़ायदा भी उठाइए, दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी शिक्षक साथी इससे फ़ायदा उठाए। जो भी शिक्षक हैं या जो भी जिस तरह के भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सहारा ले रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो लाभकारी है। साथ ही साथ यह बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में अब 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसमें भी यह बहुत सहायता करेगा। तो उन बच्चों के बीच भी आप शेयर कीजिए, जो बच्चे तैयारी अपना किए हैं, वो इससे के जरिए मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आज़ाद। तो महात्मा गांधी केवल अकेले प्रतिनिधि के रूप में गए थे, यहाँ से कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि के रूप में गए थे। मौलाना आज़ाद कांग्रेस से जुड़े हुए लीडर हैं, तो वो तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। मदन मोहन मालवीय अलग संगठन के लीडर थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय तीनों गए थे, लेकिन मौलाना आज़ाद नहीं गए थे। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा, या डोमिनियन स्टेट प्रदान करना था, या सत्ता के हस्तांतरण की तिथि थी, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करना था। किस पर असफल रहा, तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसके असफल होने का जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो प्रमुख रूप से असफल रहा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जी, ये इस तरह के प्रश्न अक्सर BPSC में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो B.R. अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया है, जिन्ना ने भी लिया है,
तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि एक से अधिक। महात्मा गांधी केवल दूसरा में लिए हैं, तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ई इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया है, यानी कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा किया है। नेविल चैम्बरलेन ने किया है, विंस्टन चर्चिल ने किया है, या रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया है, या स्टेनले बाल्डविन ने किया है। तो 72वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये जो घोषणा करने का कार्य किया है ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया है। इसी वजह से उस सांप्रदायिक पंचायत को मैकडोनाल्ड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जी, अगला सवाल है कि 16 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया था। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, या फिर दलितों के लिए। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि 1932 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था वो दलितों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। जी, तो महात्मा गांधी ने अपना जो पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था वो दिल्ली दंगे के समय, या जलियांवाला बाग के समय, या कम्युनल अवार्ड के समय, या कलकत्ता के दंगों के समय। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि कम्युनल अवार्ड जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषित किया गया था उसी समय महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आमरण अनशन शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा पूना और उसके बाद जो है सांप्रदायिक पंचायत के बाद 1932 में गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच जो है वो पूना में समझौता होता है, जिसको पूना समझौता के नाम से या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सीट को किस प्रकार बढ़ाया गया था, 74 से 79, या 71 से 147, या 78 से 80, या 78 से 69। तो जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि 71 से 147 बढ़ा करके किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था। नारायण गुरु ने, विवेकानंद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या फिर महात्मा गांधी ने। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं इससे पहले, मेरे बताने से पहले अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर जरूर करें, ताकि उससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कितने % हो गई है, ये भी हमें पता लगाना आसान रहेगा। अगला है 76वां नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं कौन, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। जी, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस हरिजन संघ की स्थापना किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब समाप्त हुआ है। जी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ है, या 17 नवंबर 1932 को, या फिर 12 नवंबर 1932, या 15 नवंबर 1932 को। इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है। तो 77वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है जो ये समाप्त हुआ है यह 24 दिसंबर 1932 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की थी। क्लेमेंट एटली ने, चर्चिल ने, पामस्टन ने, या इनमें से कोई नहीं। जी, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की है वो विंस्टन चर्चिल के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी। जी, क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा जो है यह 11 जनवरी 1942 को किया गया है, या फिर 11 फरवरी 1942 को किया गया है, या 11 मार्च 1942 को, या 11 अप्रैल 1942 को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है, इसका जो घोषणा हुआ है वह 11 मार्च 1942 को, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। जी, अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स प्रस्ताव किसके नेतृत्व में गठित हुआ है। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, जॉन साइमन के नेतृत्व में, या फिर लैंस डाउन के नेतृत्व में। तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इसको क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया तो उसको जो है पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा गया, किसने कहा था। वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। तो ये जो है 81 नंबर प्रश्न, इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी ने
इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा है। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव के उद्देश्य में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन, भारत स्वतंत्रता की स्पष्ट थी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, या फिर संविधान निर्माण परिषद का गठन। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है कि भारत के स्वतंत्र की स्पष्ट तिथि का ये शामिल इसमें नहीं था। अगला है कि क्रिप्स प्रस्ताव को कब वापस ले लिया गया है। 11 जनवरी 1942 को, 11 फरवरी 1942 को, 11 मार्च 1942 को, या फिर 11 अप्रैल 1942 को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है यह कब लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है 11 फरवरी 1942 को सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड विलिंगडन, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो, या लॉर्ड वेवेल। जी, इसका सबसे सही उत्तर कौन है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो उस वक्त जो भारत के ये थे वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? जी, भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है इसकी सबसे सही जानकारी कौन सी है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है वो 9 अगस्त 1942 को, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखते हैं। अगला सवाल है कि WG आर्चर के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो WG आर्चर ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कैंप जेल में भेजे, हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में, भागलपुर जेल में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि WG आर्चर ने जो गिरफ्तार करके भेजे थे वो बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके भेज दिए थे। बाकी महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो वो आगा खां पैलेस में रखे थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ? जी, 11 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 87वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए है कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ है। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं, रामानंदन सिंह हैं, सीताराम केसरी हैं। जी, 88वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि सीताराम केसरी नहीं है, बाकी सारे लोग उसमें शहीद हो गए थे। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन किया है? बिहार न्यूज, पटना न्यूज, इंडिया न्यूज, इंडिया नेशन। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से जो अखबार का प्रकाशन किया गया है वो इंडिया नेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर है। अगला है कि बिहार में किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का गठन किया था? जी, इसका सबसे करेक्ट आंसर कौन होगा? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कटिहार, डेहरी, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि कटिहार के लोगों ने जो है ध्रुव दल का गठन किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51वां नंबर प्रश्न है। 91 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस एरिया में सबसे अधिक था? यह एरिया जो है बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत, निम्नलिखित में से जो सही विचार है वो करना है। तो ये बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक था, यानी पहला और चौथा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसके हिसाब से सबसे करेक्ट आंसर होगा। जी, सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो गांधी जी आए थे चंपारण राजकुमार शुक्ल के कहने पर। असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास में हुआ है, और जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, जो पहले सत्याग्रही है वो आचार्य विनोबा भावे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ है, जयप्रकाश नारायण जो है उसमें प्रमुख रूप से हिस्सा लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही उत्तर है। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? जी, इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? तो इसका नेपाल, भागलपुर, पटना में। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा? इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी नेपाल में किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण सिंह, या फिर सियाराम सिंह, या राम मनोहर लोहिया। तो बिहार में जो गठित आज़ाद परिषद था उसके संयोजक जो थे वो राम मनोहर लोहिया थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता का गठन क्यों हुआ था? अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, या फिर युद्ध के कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि जो भी लड़ाई लड़ा गया था वो सारा अहिंसात्मक ढंग से लड़ा गया था, तो हत्या का चर्चा तो हो ही नहीं सकता है। तो जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो गठन हुआ था वो दोनों के लिए हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखते हैं। तो अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जी, 96 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ये थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा कौन था? हे दिल्ली चलो, हे राम, करो या मरो। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो महात्मा गांधी कहते थे कि डू एंड डाई का नारा दिए थे, यानी या तो करो या फिर मरो, ये नारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जब चल रहा था 1942 में, उस वक्त जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, सरोजिनी नायडू कर रही थी, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हाथों में था। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से कौन सा हजारीबाग के जेल से फरार हुए थे? जी, ये प्रश्न जो भी है 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये जब जो कैंसिल हुआ है उसमें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नाम कौन है? राम मनोहर लोहिया है, अरुणा आसफ अली हैं, या फिर जयप्रकाश नारायण हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि जो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे वो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 100वां नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के कैद करके कहाँ रखा गया था? जी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गांधी जी को कैद करके रखा गया था, पूना जेल, आगा खां पैलेस, बांकीपुर जेल, या हजारीबाग जेल। तो हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण थे जो जेल से भाग गए थे। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जी, तो इस तरह से हम लोग अभी 100 प्रश्न कंप्लीट किए। पीछे जो हम लोग कंप्लीट किए थे वो 42, और ये यहाँ 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे का सीरीज आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, तथा आप इसका चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।